मैं एक थोड़ा पर्सनल है ये। हम्म, अ, जैसे एक लड़की से वो मतलब वी वर इन लव। आई वाज मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा था मेरा, थोड़ा ना बोलते हुए जवान भी लड़खड़ा रही है क्योंकि कई साल हो गए और एक बहुत इमोशनल ट्रॉमा रहा। भाई है नहीं, इसने रात दिन एक किया यूपीएससी के लिए, पर कुछ उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आया। लड़की ने तो पूछा साल भर साल क्या हुआ क्या हुआ, मेरे पिताजी रिश्ता करा रहे हैं, मेरे को लड़के देखने आ रहे हैं, आपके पास जवाब ही नहीं। आप सिर्फ ये कह रहे हो कि मैं तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मैं अटेम्प्ट दे रहा हूँ, अगले में पक्का हो जाएगा, अगले में पक्का हो जाएगा। घर पे बताया नहीं आपने? हाँ, घर पे नहीं बताया कि कोई कितना इंतजार करे, उसकी भी एक सीमा होती है। अगला भी एक इंसान है। ये आईएएस वाला सपना ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद कर देता है। रिलेशनशिप को लेके एक बेसिक ह्यूमन नीड होती है कि भाई आप शादी करते हैं, आप एक रिलेशनशिप में आते हैं। तो वैसे ही मेरा भी एक मन था, पर वो चीज़ें यूपीएससी की वजह से नहीं हो पाई क्योंकि बार-बार ये बोलना अगले साल, क्योंकि एग्ज़ाम भी साल में एक बार होता है। तो बड़ा दुखद है और दुःख काफ़ी होता है। जैसे मैं अपने दोस्त को पटेल नगर मेट्रो स्टेशन छोड़ने जा रहा था, तो मैंने देखा कि भाई वो पटेल नगर के रोड पे ही रहती थी, कि उनके घर पे टेंट लगे हुए। तो उस 2 दिन 3 दिन तक तो नींद ही नहीं आई। बहुत बुरी स्थिति, बस रोना, रोना, परेशान होना। अब मैं कोई सलमान खान तो हूँ नहीं, कुछ लोग जज भी करेंगे कि भाई टेंट में घुस गए, उठा के ले आए। आपको खुद भी तो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखनी है। भाई आप किसी को लेके आ रहे हो एंड शी इज़ ऑल्सो नॉट वर्किंग, तो उसका भी देखना कि भाई अब घर कैसे चलेगा। उसके माता-पिता भी सीधा सवाल पूछेंगे कि आप क्या करते हो, आप क्या कमाते हो? यही तो सवाल पूछे जाते हैं लड़कों से। उन चीज़ों का कोई जवाब होता नहीं यूपीएससी एस्पिरेंट के पास। तो ऐसा नहीं है कि उनकी कोई गलती थी। गलती मुझे लगता है बहुत हद तक मेरी थी कि यूपीएससी को सब कुछ मान लिया और सब कुछ पीछे छोड़ दिया। अच्छा, तो लड़की की यही डिमांड थी कि यूपीएससी क्लियर करोगे तभी करेंगे शादी? नहीं, एज़ सच डिमांड उनकी नहीं थी, उनके फादर की थी कि आप आईएएस बन जाओ तब हम पक्का कर देंगे। या फिर कोई बिज़नेस भी कर लो, पर अच्छे स्केल का होना चाहिए। एज़ सच कोई स्ट्रिक्ट नहीं था, पर क्योंकि मुझे कोई बिज़नेस नॉलेज नहीं थी और सिर्फ यूपीएससी ही एक ऑप्शन दिखता था इस पूरे समाज में आगे बढ़ने के लिए, और पिताजी को भी देखा था, तो इस वजह से फिर ये चीज़ हुई। अच्छा, तो आपके पिताजी भी आईआरएस हैं और इसकी वजह से नहीं हो सकती थी क्या शादी? हो सकती थी, उसमें क्या है, पर वो जो जिल्लत जो उसके बाद जो ज़िंदगी में आनी थी, वो बहुत ज़्यादा होती है कि भाई लड़का क्या कर रहा है। शादी होने पे तो भाई किसी की भी हो जाती है, लेबर क्लास भी तो शादी करती है, अमीर भी शादी करता है, पर खुद के अंदर जो एक घुटन महसूस होती है कि भाई हम नहीं कर पाए ज़िंदगी में कुछ अच्छा, आगे ऐसे तो बच्चे भी हो जाएंगे, पर सब कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो उनके जो पिताजी के लड़की के पिताजी के जो सवाल थे कि भाई क्या कमाते हो, कहाँ जॉब कर रहे हो, उन चीज़ों का कोई जवाब ही नहीं था। अच्छा, कितना समय दिया अपने रिलेशनशिप को आपके? 8 साल। 8 साल। और ये अभी फाइनल कब हुई शादी उनकी? पिछले साल उनकी शादी फिर किसी और से हो गई, क्योंकि सवाल का कोई जवाब ही नहीं, क्या जवाब दें हम तो यूपीएससी एस्पिरेंट है, बस ये टैग लेके हम ढोए जा रहे 8 ज़िंदगी में। साल दिया, सारी चीज़ें, मतलब प्यार था सारे, है ना? और केवल एक कमी कि हम सिलेक्ट नहीं हो पाए, जिसकी वजह से रिश्ता टूटा। और आप भी एक मजबूर थे कि भाई दिल में तो दर्द है, लेकिन उसको कहना कि भाई नहीं करो, आपकी एक जिम्मेदारी भी होती है कि आपका जहाँ मन, फिर क्या करें? हाँ बिल्कुल, मतलब हमें ऐसा सोचना पड़ता है, ऐसा नहीं कि भाई कोई हेट्रेड है उनके खिलाफ या आप लोग कोई हेट्रेड रखें। कोई कितना इंतज़ार करेगा, इंतज़ार की भी समय सीमा होती है। और उनके पिताजी के सवाल कोई गलत थोड़ी ना थे, भाई आप क्या कमा रहे हो? ज़ीरो। आप क्या करते हो पूरे दिन? जी पढ़ाई करते हैं। कब तक चलेगा ये? कब तक चलना चाहिए? ये सवाल आपको भी अपने मन से पूछना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं। और ये बात सिर्फ शादी की नहीं है, माता पिता रिटायर हो जाते हैं, लोग अपने बूढ़े माता पिता से वो काम करने लगते हैं फिर से, कई छोटी नौकरियां पकड़ते हैं, क्यों? क्योंकि लड़के या लड़की को यूपीएससी के लिए सपोर्ट करना है, तो वो भी गलत है। और सच बताऊं, इतना कुछ भी नहीं है कि अगर आप सर्विस में आ भी गए तो पता नहीं क्या का क्या हो जाएगा। नॉर्मल सी ज़िंदगी चलती है अगर आप ईमानदार हो तो, और अगर आप बेईमान हो तो आपको स्ट्रेस ही मार देगा। जो हम कहानियाँ सोचते हैं ना कि भाई इसके घर से 100 करोड़ मिले, 50 करोड़ मिले, 20 करोड़ मिले, उसने स्ट्रेस भी उतने का ही लिया है। कोई ऐसे जेब में पैसे डाल के नहीं जाता। अच्छा, तो उस दिन क्या हुआ था जिस दिन आपको इस टेंट देखा था? उस दिन आप, क्योंकि ये तो पहाड़ सा टूट जाता है, ऊपर गिर जाता है और दर्द भी होता है भाई, लंबा रिश्ता था हमारा, तो उस दिन
एक्चुअली में मुझे डेट पता नहीं थी शादी की, कि शादी एक्चुअली में कब होनी है। मैं अपने दोस्त को बस पटेल नगर मेट्रो छोड़ने जा रहा था। फिर मैंने देखा कि भाई उनकी बिल्डिंग पे टेंट लगा हुआ है, जैसे वो लगता है ना, सिर्फ दीवार ऐसे और ऐसे नीचे गिरने वाला टेंट। फिर मैंने अपने दोस्त को बोला, यार इसकी शादी तो नहीं हो रही। तो वो स्मार्ट था, उसने बोला भाई इस बिल्डिंग में 4 फ्लोर हैं, किसी में भी हो सकती है। फिर मेरा मन नहीं माना, मैं घबराने लग गया बहुत ज़्यादा। तो मैं अपने दोस्त को छोड़ के फिर मैंने अपने 1-2 दोस्त को फ़ोन करा, उन्होंने कहा हो रही है। तो उन्हें बोला भाई उसने तो काफ़ी कोशिश करी बात करने की, पर कोई जवाब ही नहीं किसी बात का, क्या कर सकते हैं। क्योंकि बस 1 मिनट यार, तो निकाल दिया यार। नहीं यार, मतलब बस मुस्कुरा ही रहे हैं हम दुख में। और आज तक दुख होता है कि अगर यूपीएससी नहीं दिया होता तो सब चीज़ें सही चलती। और ये यूपीएससी ने जो नुकसान करा, ये बेइंतहा। आज आप मुखर्जी नगर जाओ, कहीं भी जाओ, आपको क्या लगता है जो लोग रेडी लगाते हैं, मोमोज बेचते हैं, ये क्या ऐसे ही फालतू लोग हैं? सबके प्रीलिम्स क्लियर होते हैं या अटेम्प्ट दिए होते हैं, बस वो घर की आर्थिक स्थिति की वजह से, क्योंकि घर मुड़ के नहीं जा सकते, तो वो लोग ये सब काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, जो रेडी पटरी, जो किताबों की दुकानों पे, वो सारे इस तैयारी वाले होते हैं। जिसके पास भी थोड़ा पैसा होता है, वो तो डिपेंड करता है ना आपके फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। अगर आपके पास थोड़ा पैसा है ज़्यादा, तो आप फोटोस्टेट की दुकान खोल लोगे, बुक स्टोर खोल लोगे। जिसके पास वो भी नहीं है, वो क्या करे, घर पे तो सपोर्ट करना ही करना है। तो ये सब सिचुएशन लोगों को नहीं पता होती यूपीएससी में आने से पहले, कि कितनी बुरी स्थिति हो सकती है। लोगों को लगता है कि संघर्ष सिर्फ एक गरीब का, कोई मजदूर है उसका, ऐसा नहीं होता। संघर्ष अगर कोई अमीर भी है, किसी के पिताजी सेलेक्टेड भी हैं, कोई बड़े बिजनेसमैन का बेटा भी है, उसके लिए भी संघर्ष है। उसके लिए मेंटल स्ट्रगल ज़्यादा है, गरीब के लिए फाइनेंशियल स्ट्रगल ज़्यादा है। अच्छा, अभी आप रोए हैं, आपके आंसू आए हैं अभी, तो अभी भी याद आती है? हाँ, मतलब ऐसे तो रोज़ ही आती है, ऐसा कुछ नहीं है कि याद नहीं आती। क्योंकि मेरे को बताया था किसी ने, मतलब लड़की ने तो नहीं बताया, लेकिन उसके जो फ्रेंड्स जो अभी भी हैं, जो बात करते हैं, कि भाई उसका हस्बैंड ड्रिंक करता है और कई बार ऐसे मारा भी है। तो दुख होता है काफ़ी ज़्यादा कि ये चीज़ गलत है। अच्छा, फैमिली को आपकी पता था? फैमिली को बताया था आपने कि अभी बताया नहीं? नहीं, उनको पता सभी है भाई। जब लड़का परेशान होगा, जब रो रो के लाल आँखें हो जाएंगी, आप रो तो अपने कमरे में लोगे, इन कमरे से जब बाहर निकलोगे आँखें लाल होंगी बिल्कुल, टी शर्ट या शर्ट गीली होगी, तो उनको पता तो लग जाएगा। अगले वो भी माँ बाप हैं, उनको भी सब पता है कैसे क्या होना है। अच्छा, कितने दिन तक इस चीज़ को ज़्यादा ही डिप्रेस में रहे भाई, परेशान रहे आप? मतलब मुझे इस चीज़ का जवाब वैसे पता नहीं, क्योंकि ये तो शायद कोई डॉक्टर ही बता पाएगा कि अभी भी डिप्रेशन है उस रिलेशनशिप का या नहीं है। मतलब मैं खुद तो क्या ही बताऊँ इसमें। जाती है कि अगर आप अच्छी फैमिली से भी हो, अपर मिडिल क्लास फैमिली से हो, जो कि मैं था, आप दीवार पे सर रख के रोते हो। मतलब मेरे साथ ऐसा भी हुआ है रात को कि भाई मैं सोने लगा, नींद तो आ नहीं रही, लेकिन आंसू निकले जा रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा। इतने आंसू मैं अभी तक बहा चुका हूँ कि आंसू सूख चुके हैं अभी। कोई दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और इस रिजल्ट में बहुत सारे छात्रों को सफल होते दिखा, लेकिन बहुत ऐसे सारे छात्र हैं जिनके लास्ट अटेम्प्ट थे और इस जर्नी से दूर हो गए, यात्रा से दूर हो गए। हमारे साथ भाई हैं जिनके बारे में हम जानने वाले हैं कि असफल हो जाने के बाद उस छात्र के ऊपर, उस एस्पिरेंट के ऊपर क्या बीतती है, उसके संघर्ष की कहानी हमने इससे पहले भी बताई है। और हजारों छात्र हैं जिनके बारे में पूछना, ऐसा लग रहा है कि पूछना चाहिए, क्योंकि उनके डिप्रेशन और उनकी लाइफ के बारे में हर कोई नहीं जाता है पूछने के लिए। बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कई डिप्रेस होकर गलत कदम भी उठा लेते हैं। भाई से हम जानते हैं इनके संघर्ष की पूरी दास्तां कैसी रही और इनकी जर्नी अभी क्या कर रहे हैं, कैसी अपनी शुरुआत से बचपन से लेकर अभी तक की क्या इनकी कहानी है। भाई जी बहुत बहुत आपको स्वागत है। थैंक यू सो मच। बताइए जी अपने बारे में शुरुआत से ही। तो मेरा नाम लवकेश है और मैंने अराउंड 10 साल यूपीएससी को दिए। और एक बड़ा वेस्टफुल टाइम मुझे लगा कि बिल्कुल वेस्ट रहा मेरा टाइम, क्योंकि जब मैं देखता हूँ अपने छोटे भाई को, अपने साथियों को, अपने कज़न्स को जिन्होंने यूपीएससी नहीं दिया और वो लाइफ में कितना आगे बढ़ गए, तब फील होता है कि बिल्कुल मतलब मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मेरी एनर्जी वेस्ट हुई और पूरा का पूरा इस यूपीएससी ने मुझे चूस लिया। और सच बात तो यह है कि किसी लायक भी नहीं छोड़ा। लोग इस बात को समझते ही नहीं है कि जब आप इतना लंबा समय किसी को देते हो,
जैसे कि मान लीजिए कोई लिंक्डइन पे कोई नॉर्मल एप्लीकेंट अप्लाई करता है, तो 100 में एप्लीकेशन देगा तो 10 उसके फिर भी उसको इंटरव्यू कॉल आ जाएंगी। पर यूपीएससी छात्र को ले कौन रहा है? कोई भी ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है यूपीएससी इंडस्ट्री के अलावा जो यूपीएससी वाले बच्चों को लेती है। मैंने इंटरव्यू दिए हुए बंदों को रोते हुए देखा है, रोड पे परेशान होते देखा है। कोचिंग में, क्योंकि मैं खुद भी 1.5 साल काम कर चुका हूँ, हर हफ्ते हमारे पास लोग आते थे कि सर हमें रख लो 20,000 रुपये की सैलरी पे, 30,000 रुपये की सैलरी पे। मैंने इंटरव्यू दिया है। तो ये सिचुएशन है। सिचुएशन सिर्फ ये नहीं है कि रील पे आपने मोटिवेशनल देख लिया, हूटर बज रहा है, कोई गार्ड गेट खोलने आ रहा है। ये तो मेरे पिताजी के साथ भी होता था। पर दैट डज नॉट ड्रॉप डाउन, कि सबके साथ नहीं होने वाला। द फेलियर रेट रिमेन्स सेम एंड इट इज़ 99.9% फॉर IAS। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप, कहाँ से हैं? मैं दिल्ली करोल बाग का ही रहने वाला हूँ और पूरी इंडस्ट्री को बनते हुए देखा, पूरे राजेंद्र नगर को बनते हुए देखा। जैसे ही रेजिडेंशियल से कमर्शियल हुआ, जब यहाँ कोचिंग आनी स्टार्ट हुई मुखर्जी नगर छोड़ के। अच्छा, बचपन आपका कैसा बीता? वो बचपन में अपने बारे में बताइए, कैसे कैसे आपने संघर्षों को देखा है, क्या क्या किया है, कैसा रहा है? नहीं, बचपन मेरा एज सच कोई संघर्ष वाला नहीं रहा, क्योंकि फादर सर्विस में थे और काफ़ी इन्जॉय करा। और मैं खुद भी एक बड़े खुश मिजाज पर्सनैलिटी का बंदा हूँ। तो बचपन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम आई जब यूपीएससी का एक गलत सपना मैंने देख लिया। जब मुझे लगने लगा कि यूपीएससी ही सब कुछ है। मुझे कई लोगों ने समझाया भी। मेरे चाचा जी खुद इंटरव्यू पैनल पे बैठे हुए हैं यूपीएससी के, तो उन्होंने बताया था कि भाई जितनी ज़िंदगी ये बनाता नहीं है, उससे ज़्यादा तो ये ख़राब कर देता है। तब मुझे लगा कि भाई शायद ये नहीं सोचते कि मैं बन पाऊँगा या नहीं बन पाऊँगा। पर उनकी बात आज समझ आती है कि इतने साल लगाने के बाद अब पूरा मुगल वंशज अगर पढ़ भी लिया किसी ने जो यूपीएससी वाला पढ़ता है, तो उसका फ़ायदा क्या होने वाला है? यूपीएससी आपको कोई स्किल नहीं देता। हमें लगता है कि हमें ये स्किल दे रहा है, हमें नॉलेज दे रहा है, पर कोई स्किल नहीं देता। इट इज़ मतलब नॉट अ मार्केटेबल स्किल जो यूपीएससी हमें देता है। मैंने पढ़ लिया एंशिएंट इंडिया, मेडिवल पढ़ लिया, मॉडर्न पढ़ लिया, लेकिन अब अप्लाई कहाँ करूँ? कौन सी जॉब में यूपीएससी वालों की ज़रूरत है? ये जब अटेम्प्ट ख़त्म हो जाते हैं या कोई बंदा सोचता है कि मैं अब अटेम्प्ट नहीं दूंगा, तब उसे बातें समझ में आनी चालू होती है। अच्छा, इतना समय देने के बाद लगभग 10 साल तो दिए ही होंगे आपने। इसके बाद कैसे अपने आप को संभाल पाया? क्या कर रहे थे? कैसा आप, जब आपको लगा आपका ख़त्म हो गया अटेम्प्ट, तो उस समय तो भाई डिप्रेस में भी चले जाते हैं, समस्याएं भी, स्ट्रेस होने लगता है, तो क्या कर रहे थे? बिल्कुल, मतलब ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि अगर आप अच्छी फैमिली से भी हो, अपर मिडिल क्लास फैमिली से हो, जो कि मैं था, आप दीवार पे सर रख के रोते हो। मतलब मेरे साथ ऐसा भी हुआ है रात को कि भाई मैं सोने लगा, नींद तो आ नहीं रही, लेकिन आंसू निकले जा रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा। इतने आंसू मैं अभी तक बहा चुका हूँ कि आंसू सूख चुके हैं अभी। कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जो रुला सके, क्योंकि यूपीएससी करता ही यही है अपने फेलियर्स के साथ। तो ये था। अच्छा, पिताजी तो आपके IRS थे, अभी रिटायर्ड भी हुए हैं। हाँ। अच्छा, तो कोई वो वैसी जो हमने आम वीडियो में देखा है कि इनके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही हो, कि कोई वैसा नहीं है, लेकिन उनके भी अलग स्ट्रेस होते हैं और उनके भी अलग दुख होते हैं भाई। जिनके पास ठीक ठाक उनका फाइनेंशियल सपोर्ट है, घर परिवार ठीक है, उनके भी होते हैं। आपके कैसे कैसे रहे हैं, बताइए। मेंटल ट्रॉमा जो यूपीएससी देता है, और एक साइकेट्रिस्ट टर्म होती है PTSD, इट इज़ पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर, कि ज़्यादातर आर्मी के लोगों में देखा जाता है जो वॉर्स पे जाते हैं। सेम यूपीएससी वालों के साथ भी PTSD होता है, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ एक्सपेंसिव है, इंडिया में सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है, तो लोगों को पता नहीं चलता। एवरीवन गेट्स PTSD आफ्टर यूपीएससी। और छोड़ने का डिसीजन कोई एकदम से नहीं ले पाता, जैसे उसने स्टार्ट करने का डिसीजन एकदम से नहीं लिया था। तो वही बस टॉपर्स आके बोलते थे कि हमने तो 6 महीने में कर लिया, हमने तो 1 साल में कर लिया। और आपको एक बड़ी ईमानदारी से एक बात बताता हूँ, क्योंकि मैं कोचिंग इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ, तो मैं उनसे पूछता था कि आप मार्केटिंग कैसे करते हैं, आप कैसे इंश्योर करते हैं कि भाई ये जो बच्चे आपके पास रेगुलरली आए। उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बोला। उन्होंने बोला कि हमें हर साल टॉपर चाहिए भी नहीं हमारी कोचिंग से या इंडस्ट्री को 10 साल में एक झूठा टॉपर चाहिए, बस एक झूठा टॉपर 10 साल के बच्चे फिक्स कर जाएगा। हम उससे इतना कंटेंट निकलवाएंगे, उसे इतना फेमस कर देंगे कि वो बच्चों की सप्लाई रुकने ही नहीं देगा। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई बेईमान होता है, लेकिन उनको सिर्फ 10 साल में एक टॉपर चाहिए जो झूठ बोले और दबा के झूठ बोले। और वो हो चुका है। अभी 10 साल खत्म नहीं हुए, 2-1 साल है, शायद फिर कोई नया चेहरा आ जाएगा। अच्छा, तो फिर उसका यूज किया जाता है पूरी तरीके से? यूज़ किया जाता है, और ये लोगों को पता नहीं है। भाई अगर मान लीजिए कोई गरीब परिवेश का बंदा IAS बन गया, तो उसकी तनख्वाह थोड़ी ना आनी स्टार्ट हो गई। उसके घर में AC कैसे लग गया?
उसके कपड़े बढ़िया कैसे हो गए भाई? तनख्वाह तो तब आएगी ना जब वो लवासना पहुंचेगा, उससे पहले उसका पैसे कहाँ से आने चालू हुए? आईफोन कहाँ से आया? ये सब कोचिंग इंडस्ट्री फंड करती है इन्हें कि आप हमारे हिसाब से बोलो और हम आपको फंड करेंगे। अच्छा, जो सफल होने के बाद जो कहानियाँ चलती हैं यूट्यूब पर, न्यूज़ पर, हर जगह, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जो जैसे अभी मुद्दे हम उठा रहे हैं, छात्रों तक पहुंचा रहे हैं जो कहानियों को। आपने भी इससे पहले वाली वो वीडियो देखी होगी, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? कि थोड़ा सा जो लास्ट वीडियो जो थी, जो अभी थोड़ा सा ट्रेंड भी कर रहा है कि प्लान बी के बारे में, ये चीज़ें बिल्कुल सच हैं और लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए एग्ज़ाम में आने से पहले कि भाई नुकसान भी बहुत बड़ा है। अगर अचीवमेंट बहुत बड़ी है तो नुकसान भी बहुत बड़ा है। लोग उस नुकसान को देखते ही नहीं। कोचिंग सेंटर वाले सिर्फ एक तरीके से उनको पंप लगाते हैं बच्चों को कि आप अटेम्प्ट दो, ये नहीं एक और दो, एक और दो, आखिरी अटेम्प्ट तक दो, आखिरी तक खड़े होने वाले की जीत होती है। भाई यहाँ नहीं होती। आखिरी में खड़े होने वाले 99% लोग बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाते हैं। लोगों को ये देख के शायद आपकी वीडियो में लग रहा होगा कि इसका घर परिवार तो सब ठीक है, इसको क्या प्रॉब्लम, लेकिन उनको ये नहीं समझ आता कि भाई अगर मेरा छोटा भाई डॉक्टर बन गया इतने समय में, वो MD कंप्लीशन पे है अपने, तो मेरा भी वैसा ही कुछ हो सकता था। अगर मेरा कज़न IIM पहुंच गया, 4 लाख रुपए महीना कमा रहा है और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो ये चीज़ें मेरे साथ भी हो सकती थी। जस्ट बिकॉज एक डिसीजन हमने UPSC का गलत ले लिया, उस वजह से वो चीज़ें नहीं हो पाई। तो दुख, मेंटल ट्रॉमा, आप मेरी मदर से बात कर लेना, फादर से, भाई से, कि उन्होंने इतना ट्रॉमा खुद सहा है एक UPSC एस्पिरेंट की फैमिली होने के चक्कर में बस। अच्छा। और पिताजी को कई बार रात को नींद नहीं आती कि भाई मेरे लड़के का क्या होगा, ये UPSC में लगा तो हुआ है, नहीं हुआ तो क्या होगा। और वो बातें सच होनी ही होती है फॉर 99% पीपल। अच्छा, आपके जो पापा हैं, मम्मी हैं, तो इनका देखो पूरा सपोर्ट तो रहा है। उस समय जब उनको ये पता चला कि भाई अटेम्प्ट सारे हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, टाइम पूरा दिया है, अब ये कैरियर जो आपने यहाँ पे पूरी एनर्जी लगाई है, अब कैसे बनाएगा, क्या तो वो सोचते तो होंगे इसके बारे में? बिल्कुल सोचते हैं, परेशान होते हैं। रिश्तेदार पूछते हैं कि भाई आपके लड़के की शादी क्यों नहीं हुई, I am 32 राइट नाउ। ये तो नॉर्मल सवाल है जो रिश्तेदार पूछते हैं, उसका कोई जवाब नहीं होता। आपका लड़का कहाँ नौकरी कर रहा है, इस चीज़ का कोई जवाब नहीं होता। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। और एक बात मैं और रखना चाहूँगा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई UPSC के अटेम्प्ट ख़त्म हो जाएंगे तो UPSC कोचिंग रख लेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। और रख भी लेती है तो एक मज़दूर से कम सैलरी मिलती है उसको, जो कॉपी इवैल्यूएट करता है। वो कुछ 2-3 महीने तो कमा लेता है, फिर उसके बाद कोई नौकरी नहीं उसके पास, वो क्या करे। तो इन चीज़ों को भी समझना होता है कि हम कुछ साइड बिजनेस कर लेंगे या कोई जॉब कर लेंगे और UPSC के लिए पढ़ लेंगे और उससे हमारी ज़िंदगी कट जाएगी, ऐसा नहीं होता। अच्छा, तैयारी में शुरुआत जब की थी आपने, तो कैसा लग रहा था? आपके कुछ सपने तो होंगे वैसे, जो पहले साल आती है, फिर दूसरे साल, तीसरे साल, हर साल बदलता है स्वभाव भी, नेचर भी, हमारी सारी चीज़ें। तो शुरुआत तो वो वीडियोस देख के ही हुई थी और ज़्यादातर लोगों की ऐसी यूट्यूब पे हवा वाली वीडियोस देख के ही शुरुआत होती है, जहाँ पे कोई टॉपर ये कह रहा होता है कि मैंने 6 महीने में निकाल दिया, आप भी निकाल सकते हो। आप कि मैं रिक्शे वाले का बेटा था, मैं ऑटो वाले का बेटा था। आप एक चीज़ बड़े लॉजिकल सोचो, अगर किसी के पिताजी रिक्शे वाले हैं तो क्या ज़रूरी है कि उस बच्चे जो उनका बच्चा है उसमें भी रिक्शे वाले जितना ही दिमाग हो, या फिर वही एप्टीट्यूड हो, वही एटीट्यूड हो। बहुत ज़्यादा लोग जो ऐसे केसेस में निकलते हैं ना कि हम गरीब परिवेश से थे, वो सुपर टैलेंटेड लोग होते हैं। इस वजह से वो IAS के एग्ज़ाम को निकाल पाते हैं। तो शुरुआत तो ऐसे ही हुई थी, ये सब वीडियोस देख के और इनको सच मान के। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि इन वीडियोस पे और इन लोगों पे विश्वास कर लिया। अच्छा, कोई कमी ऐसी जिसकी वजह से नहीं हो पाया? कमियां भी होती हैं, ऐसा तो है नहीं है, तो क्या आपको ऐसा लग रहा था? कभी एक मैं सबको ये एडवाइस करता हूँ कि भाई अपना ऑप्शनल आप थोड़ा सा चुन के लीजिए। ऑप्शनल में ऐसा होता है, कुछ ऑप्शनल हीट पे होते हैं, जैसे अभी PSIR पॉलिटिकल साइंस वाला हीट पे है, सोशियोलॉजी हीट पे है। क्योंकि UPSC, मुझे ऐसा लगता है कि UPSC ना एक बुके या फिर एक गुलदस्ता बनाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर वो हर ऑप्शनल के बच्चे चुनना चाहता है। तो जैसे ही कोई ऑप्शनल हीट पे आता है या ज़्यादा नंबर ऑफ लोग लेने लग जाते हैं तो उसमें वो स्कोर्स थोड़े से कम देता है। तो ऑप्शनल के सिलेक्शन में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। और ऑप्शनल में भी आपको ये ध्यान रखना है कि भाई क्या टीचर ने या कोचिंग ने उसके नोट्स पे, उसकी बुक से पैसा लगाया है या नहीं लगाया। आपने ऑप्शनल चुन लिया, कोई मान लीजिए फिलॉसफी चुन लिया, अब उसकी अच्छी किताबें हैं ही नहीं, उसकी पढ़ने के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन की किताबें हैं या 20 साल पहले जो उस टीचर ने नोट्स बनाए थे वो हैं। तो ये चीज़ें हमें सोचनी पड़ती हैं। तो ये एक ऑप्शनल वाला की वजह से काफ़ी पिटाई हुई। और प्रीलिम्स पे इतना ज़्यादा फोकस ना करना, सीधा मेंस की तैयारी करना, ये भी एक कारण रहा। अच्छा। अब
हो सकता है अभी भी हो, क्योंकि बाहर तो कोई भी बाहर नहीं आ सकता। यूपीएससी का दर्द इतना ज़्यादा होता है कि मैं तो सक्सेसफुल टीचर्स में भी ट्रीट देखता हूँ, क्योंकि मेरा छोटा भाई डॉक्टर है, तो वो मुझे बताता है कि भाई सक्सेसफुल टीचर बन चुके हैं, करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, लेकिन आज भी उनके शक्ल पे वो पीटीएसडी वाला दिखता है कि दे आर बीन ट्रॉमेटाइज्ड बाय दिस यूपीएससी सिस्टम। अच्छा, इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी पड़ता है हमारी बॉडी पर, स्ट्रेस का, और कई प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई? हाँ, जैसे मेरे घर में किसी को डायबिटीज़ नहीं है, बट आई एम अ डायबिटिक राइट नाउ। तो जब टेस्ट करा था तो 600 पे कोमा होता है, मेरा 570 था। लोग ये नहीं समझते कि जैसे मेरा तो चलो अपना घर है करोल बाग में, तो मेरे को तो घर का खाना मिल रहा था, फिर भी डायबिटीज़ हो गया। जो लोग बाहर से रहने आते हैं, सस्ता मेस का खाना खाते हैं, 70-80-100 रुपये का, वो लोग कहाँ से सब्जियाँ उठाते हैं? जब रेडी वाले फेंक जाते हैं ना बची हुई सब्जियाँ, उसमें से उठाते हैं वो सब्जियाँ और फिर आपको ये टिफ़िन प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादातर की सिचुएशन यही है, क्योंकि टिफ़िन का प्राइस बहुत कम है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, डायबिटीज़ और विटामिन्स की कमी होना, विटामिन डी की स्पेशली, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो लोगों के साथ होती हैं। और मैं कुछ दिन इंसुलिन पे भी रहा, मतलब कुछ दिन का मतलब 1.5-2 साल इंसुलिन पे भी रहा, और फिर धीरे धीरे मेडिसिन कम तो हुई, लेकिन वो यूपीएससी के बाद वाला जो शॉक फैक्टर था, उसने काफ़ी तबीयत मेरी ख़राब रखी। अच्छा, जो बालों की बात करें, बाल शुरुआत से ही आपके झड़े थे कि इसके बाद हुए? नहीं, ये यूपीएससी का जब स्ट्रेस हुआ तो बहुत सारे बाल गिरने लग गए मेरे। तो मतलब पूरा 90% बाल तो मेरे गिर ही गए थे उस टाइम पे। फिर वो अच्छे भी नहीं लग रहे थे, तो फिर क्लीन शेव कर लिया बस। अच्छा, तो अब ये बताइए, देखो, मम्मी पापा तो आपके चाहते हैं, आप बड़े हैं परिवार में, कि आपसे छोटे भाई हैं कि बड़े हैं आपसे? मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरा छोटा भाई डॉक्टर है। अच्छा, डॉक्टर हैं, तो वो भी तो भाई आपको सपोर्ट वैसा करते होंगे कि भाई परेशान होने की बात नहीं है, जो भी हुआ वो जैसा भी हाँ, हुआ। नहीं हाँ? बिल्कुल, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई, और कुछ रिलेटिव्स भी अच्छे हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप अपने आप को कैसे समझाओगे यूपीएससी के फेलियर के बाद? यूपीएससी का फेलियर ने आपसे क्या लिया है? मैं ऐसे कोई जलन या कोई गलत वाली बात नहीं है, लेकिन मेरा कज़न बराबर ही हम दोनों के मार्क्स आते थे स्कूल में, वो आईआईएम चला गया, उसका 4 लाख 4.5 लाख रुपए महीने का पैकेज है। और फिर एक सिचुएशन यूपीएससी के बाद आती है जब आपके पास पैसे ही नहीं होते। एक प्रकाश भाई, मैं आपको बड़ा एक इमोशनल एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा। मेरी कज़न सिस्टर की शादी हो रही थी, और वो हमारे से बहुत प्यार रखती है, हम भी उससे बहुत प्यार रखते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि पंडित जी ना पैरों से पहले एक प्लेट घुमाते हैं, वो गौशाला में कुछ दान करना हो तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर दो। मेरी जेब में 10 रुपये भी नहीं थे, और मैं सोचा कि पूरी ज़िंदगी मेरी बहन ने मेरे लिए करा। मतलब उसकी सैलरी आती है, वो मुझे थोड़ा परफ्यूम का शौक है, तो वो परफ्यूम लेके आती थी सबसे पहले मेरे लिए। और मेरे पास आज यूपीएससी की वजह से ये स्थिति हो गई कि 10 रुपये भी नहीं है उसके कन्यादान में देने के लिए या इस गौ सेवा में देने के लिए। तो ये बहुत एक दुखद पॉइंट था मेरी लाइफ का कि मैंने कुछ कि कुछ करा ही नहीं, कोई गिफ्ट ही नहीं दिया। उसकी शादी हो गई, कोई गिफ्ट देने के लायक ही नहीं रहे हम। और ऐसी हमने क्या गलती कर दी? यूपीएससी की तैयारी तो करी, पढ़ाई तो करी, कोई गलत काम थोड़ी ना करा। पर बाद में समझ आता है कि ये सारी की सारी गेम, मतलब सारे के सारे क्रिमिनल्स ना, वो साउथ कोई पिक्चर तो चल नहीं रही कोई साउथ इंडियन या नॉर्थ इंडियन कि क्रिमिनल आएगा काली शर्ट में, मोटा सा होगा, सोने की चेन पहनी होगी। देयर इज समथिंग कॉल्ड वाइट कॉलर क्रिमिनल्स। बहुत प्यार प्यार से बात करेंगे, एंड इट इज़ फुल इन यूपीएससी कम्युनिटी कि प्यार प्यार से बात करके अगर आप किसी को धोखा दे रहे हो, गलत होप दिखा रहे हो, तो वो भी तो एक टाइप का क्राइम ही हुआ। ये टीचर्स ज़्यादातर इसी फॉर्मेट में काम करते हैं, अगले अटैम्प्ट में हो जाएगा बेटा, आपसे भी एक गरीब बंदा था, आपसे भी एक कमज़ोर बंदा था, और ये सिचुएशन रहती है। अच्छा, कुछ और ऐसी किस्सा कहानी आपके, क्योंकि हम आज पूरा जानने वाले हैं उसी चीज़ के बारे में, कोई छूटा ना रहे बात, जो, क्योंकि भाई एस्पिरेंट जो होते हैं वो हर प्रकार से सामाजिक तौर पे भी, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट के आधार पर, हर प्रकार से चीज़ों को झेलते हैं। लोगों का ताने भी होते हैं तैयारी के दौरान, कब क्या कैसे होगा, कब होगा, क्या करोगे, ऐसी चीज़ें। मतलब अगर लोगों के ताने हैं तो वो एक अलग बात है। आप बहुत बार खुद ही को ताने देना स्टार्ट कर देते हो कि मेरा कब तक होगा, रोज़ डर में जीना। ये बाल इसी वजह से तो गए क्योंकि रोज़ स्ट्रेस लगा रहता था कि मेरा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। नहीं होता तो मेरी आगे की ज़िंदगी कैसे चलेगी? अब मैंने अपनी ज़िंदगी के 4 साल दे दिए, 5 साल दे दिए, 6 साल दे दिए, उम्र बढ़ती जा रही है, और सारे के सारे आपके आसपास के लोग, चाहे वो कुछ ना बोले, जैसे मुझे
ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई कि ऐसे किसी ने बोला हो मुझे गलत मलत, लेकिन आप खुद भी तो फील होने लगता है कि भाई मेरा कज़न जो मेरे बराबर का है, अभी मेरे कज़न की शादी हुई है उस IIM वाले की, बढ़िया बिल्कुल जोरदार तरीके से सब खुश हैं उसकी फैमिली में, बिकॉज ही इज़ अर्निंग। UPSC आपको बिल्कुल जीरो लेवल पे ले आता है एट अ पॉइंट वेयर यू आर स्किललेस एंड यू आर नॉट अर्निंग। दुनिया स्किल मांगती है कि भाई आप कंपनी का प्रॉफिट कैसे बढ़ाओगे, आप कंपनी के लिए काम क्या करोगे। जब पढ़ाई के अलावा कुछ करा ही नहीं तो आता भी क्या होगा। तो ये सिचुएशन हो जाती है बस। अच्छा, पढ़ाई में क्या किया था आपने? पढ़ाई में BCom ऑनर्स करी थी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद तो तैयारी कब से की थी, ग्रेजुएशन के साथ में कि बाद में? नहीं, पहले मैंने SSC का एग्ज़ाम दिया था, तो उसके मेरे स्टेजेस कुछ क्लियर हो गए थे, तो मुझे लग रहा था भाई अब ये तो आसान ही है, ये तो हो ही जाएगा, तो UPSC का कोशिश करते हैं। फिर UPSC के चक्कर में ऐसे फंसे कि हालत ही ख़राब हो गई, क्योंकि विश्वास हम करने लग जाते हैं। जब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कोचिंग इंडस्ट्री एक बिज़नेस है, बिज़नेस चलता है प्रॉफिट पे। भाई जितने बच्चे आएंगे उतना उनका प्रॉफिट होगा, वो कोई NGO या कोई सेवा भाव से नहीं आपको कर रहे। और मैंने तो खुद काम करा है। द ओनली थिंग विच दे टॉक अबाउट इन देयर बोर्ड मीटिंग्स इसकी और बच्चे कहाँ से आएंगे और पैसा कैसे बनेगा, बात ख़त्म। हम नोट से मेहनत करें, हम बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए मेहनत करें। मैं खुद जब मेरा हो गया कि अब UPSC नहीं देना, मैं खुद लगभग सारी कोचिंगों में गया, राजेंद्र नगर की, मुखर्जी नगर में, ये बात करने के लिए कि आप मेंटल हेल्थ के लिए बच्चों के लिए कुछ करो, क्योंकि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। मैंने एक बुक भी लिखी, वो मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। और फिर अपना जब मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर मैंने www.upsc-planb.com करके एक वेबसाइट लॉन्च करी, ऐसे बच्चों को हेल्प करने के लिए जिनको आज की करियर नहीं दिख रहा। अच्छा, तो अपनी वो सारी बातें आपने देखी, फिर इसके बाद सोचा कि यार ऐसा करना चाहिए हमें। क्योंकि उनसे बात करने के लिए कोई है ही नहीं, उनका करियर कैसे मैप होगा। और जितने भी मार्केट में करियर काउंसलर्स होते हैं, आपको सच बताऊं, उनका 30 से 40% कट रहता है कहीं पे एडमिशन कराने के लिए। हमारी तो ये एक सेवा भाव से हम लोग ये करते हैं, और मैं और मेरे साथ 2-3 दोस्त हैं जो UPSC एस्पिरेंट रह चुके हैं, तो वो सब बस मदद करने के लिए कि कोई बच्चा सुसाइड ना करे, कोई डिप्रेशन में ना जाए, इस मुद्दे को लेके हम मदद करते हैं हमारी वेबसाइट पे। अच्छा, तो आपने UPSC जो किया पापा को देख के किया कि पापा आपके IRS थे, कि आपके मन में खुद आया है? नहीं, पिताजी को तो देखा ही, क्योंकि बहुत लोग, एक इनके पास पावर होती है अटेस्टेशन की, जो गजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं, तो हमारे घर पे लोग बहुत दूर दूर से आते थे कि सर ये हमारा अटेस्ट कर दो। और जब उनकी शक्ल दिखता था कि वो खुश हो गए तब, और गाड़ी में हूटर बजता है, बंदा देखता तो चस्का तो आता ही है कि यार मज़ेदार ज़िंदगी है। पर वो वाकिफ़ नहीं थे कि कंपटीशन कितना टफ है और लोगों ने कितनी पहले से तैयारी चालू कर दी है। मतलब 8वीं 9वीं से पढ़ना चालू कर दिया है और फिर यूट्यूब पे आके ड्रामा करते हैं कि हमने तो 6 महीने में निकाल लिया। अरे भाई, जब नंबर साइंस वाले थे फिर आर्ट्स क्यों ली? पहले से दिमाग में था ही ना। तो ये सब पाखंड और झूठ होता है। और वो आपको मैंने बात बताई कि 10 साल में एक झूठा टॉपर, और वो झूठा टॉपर ऐसे ही होते हैं। अच्छा, मम्मी क्या बताने वाली हैं आपकी इसके बारे में? मम्मी से हाँ, अब जब जैसे रिश्तेदार कभी कभार पिताजी के पास फ़ोन करते हैं, मेरे पास फ़ोन करते हैं कि हम UPSC करना चाहते हैं, तो खूब डांटती हैं उन्हें, खूब, क्योंकि उनको वो डांटना नहीं है, वो बस एक दुख है उनका जो बाहर निकल के आ रहा है कि भाई मेरे लड़के का क्या हुआ इस सब तैयारी के बाद, इतने सालों के संघर्ष के बाद, कि मेरे लड़के के हाथ में तो कुछ नहीं आया। तो वो एक बिल्कुल एक बेकार नज़र से देखती है। और बहुत मतलब गुस्सा है। उस टाइम पे भी उन्होंने मेरे को कई बार बोला कि आप छोड़ दो UPSC की प्रिपरेशन, पर भूत चढ़ा हुआ था कि नहीं अब तो UPSC करना ही करना है, कैसे नहीं हो रहा। हमारे पास तो बढ़िया कोचिंग है, पैसों की कोई कमी नहीं है, जिस कोचिंग में चाहे उसमें एडमिशन ली भी, बढ़िया से बढ़िया कोचिंग में गए, पढ़ाई करी, और इस वजह से उनको गुस्सा है कि नुकसान हो गया। अच्छा, ये भी देखने को मिलता है कि जिसकी फैमिली में सिविल सर्वेंट हैं तो उनका अच्छा बैकग्राउंड होता है, परिवार का वो माहौल मिल जाता है, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। अच्छा, ये कितना भ्रम है, कितना सच है? मुझे लगता है कि ये भ्रम ही भ्रम है, क्योंकि जो गाइडेंस मिलती हुई है वो इतनी होती है कि भाई फॉर्म भर लो। मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ, चाहे चाचा जी का हो या पिताजी का हो, कि गाइडेंस इतनी मिलती है भाई फॉर्म भर लो, अच्छे से तैयारी कर लो। और भाई आजकल तो यूट्यूब की वजह से किताबें सबको पता ही होती हैं। गाइडेंस जो 3-4 पॉइंट जो मेन रहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट इज़ कि भाई प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, और सबसे ज़्यादा फोकस उसी पे ही करना होता है। ये एक गाइडेंस थी। दूसरी गाइडेंस ये थी कि भाई
दूसरी गाइडेंस ये थी कि भाई सरकारी एग्ज़ाम सरकारी रिसोर्स, कि आप ये प्राइवेट जो बुक्स आती हैं इनको ना पढ़ें, ये भी एक गलती रही। सरकारी रिसोर्स पे ज़्यादा डिपेंड करें, टाइम थोड़ा सा लगेगा पर सिलेक्शन के रेट ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके की गाइडेंस अच्छा, मिलती है। जो सरकारी रिसोर्स ऑथेंटिक माने जाते हैं और उसी को सरकार यदि कुछ क्वेश्चन भी करती है गलत सही तो उसी को आधार बनाती है। अच्छा, ये एक थोड़ा सा मैं आपको ना बुक का भी फ्रॉड बताता हूँ कि बुक वाले क्या फ्रॉड करते हैं। ये बड़ी फेमस बुक है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, पॉलिटी के, आपको भी हर कोई पढ़ता है, आपको भी नाम पता ही होगा। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, ये जैसे ही एग्ज़ाम हुआ ना अपनी किताब अपडेट कर देते हैं उन्हीं क्वेश्चन से के साथ जो पेपर में आए हैं। तो किताब में मटेरियल बढ़ा दिया पिछले साल के मटेरियल के साथ, फिर अगले साल एग्जाम हो फिर पिछले साल के साथ मटेरियल बढ़ा लिया। तो नए बच्चे को जब वो किताब घुमाता है और क्वेश्चन कंपेयर करता है तो उसे लगता है कि भाई सारे क्वेश्चन तो इसी किताब से आ रहे हैं, इस किताब से कर लेता हूँ। पर अगले साल उसे पता चलता है कि किताब से क्वेश्चन आए ही नहीं या कम आए। तुरंत अपडेट होती है। हाँ, तुरंत हर साल अपडेट कर देते हैं, कवर बदलते हैं, हर साल अपडेट, पैसे बढ़ा देते हैं। और नया बच्चा इसी में फंस जाता है कि भाई ये तो किताब से सब कुछ आएगा, इस किताब से मेरा बंटाधार हो जाएगा। अच्छा, ये तो बड़ी बात है कि भाई जैसे ही रिजल्ट आए तो वो क्वेश्चन आए तो उसको अपडेट कर दो नेक्स्ट सीज़न के लिए अपडेट कर देते हैं वो लोग। और या फिर अगर इतनी भी अकल नहीं है तो किताब का कवर चेंज कर देंगे, अपडेटेड मटेरियल होगा 15 साल पुराना। ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, हमने सब बात कर ली है, अब मम्मी से बात करेंगे। आप क्या कहेंगी, बेटे ने आपकी तैयारी की और क्या कहना चाहेंगी इस तैयारी में, कैसा क्या रहा उनका? मैं ये कहना चाहती हूँ यूपीएससी की तैयारी में मेरे बच्चे की लाइफ बदल दी है। नहीं, इसने रात दिन एक किया यूपीएससी के लिए पर कुछ उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आया। इसलिए मैं अपने ही बच्चे के लिए नहीं, मैं सभी बच्चों के लिए ये कहना चाहती हूँ कि यूपीएससी की तैयारी बेकार है। आप और दूसरी जॉब ढूंढें, उनमें लगे, कोर्सेज करें, वो ज़्यादा बेस्ट है। यूपीएससी की बेकार है, टाइम वेस्ट वाली बात है। अब मेरे हस्बैंड रिटायर हो गए, उसके बाद तो हम ये सोच रहे थे कि ये सेट होता तो हमारा हो जाता है। नहीं, अब वो रिटायर हो गए तो हम तो अब रिटायर हैं तो अब बच्चे का ही सहारा नहीं है हमें तो, है ना। देखो, हर पेरेंट्स ये चाहते हैं हम रिटायर हो जाएं तो बच्चे का सहारा बनेगा हमारा, है नहीं। इसने इतनी मेहनत की उसके बावजूद बेकार है। मैं तो सभी बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि यूपीएससी की तैयारी छोड़ के और करें, और कोर्सेज करें और तैयारी करें जॉब के लिए। जो पढ़ना चाहते हैं, 1-2 साल देना चाहते हैं कि पूरे हर लास्ट अटेम्प्ट तक लगे रहें इसी में? नहीं, थोड़ा देख लें, 1-2 साल देख लें। वैसे मेरे हिसाब से तो बेकार है। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई बच्चा दे। वो तो लकी बात है, किसी का पता नहीं कब से लगे रहते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए। हमारे यहाँ आसपास इतने स्टूडेंट रहते हैं, बेचारे लाइब्रेरी में सो जाते हैं, वहीं बाहर से खाना लेते हैं, वहीं खाते हैं, है नहीं। तो यूपीएससी की तैयारी रात दिन एक बच्चा कर दे, उसके बावजूद भी ना हो पाए तो बेकार है। अच्छा, कभी रोए हैं आपके सामने? हाँ, रोया है इसने कि मम्मी मैंने इतनी मेहनत की, उसके बावजूद भी मैं रह गया। इससे रात दिन एक की है, हमने आंखों से देखा है इसके। हाँ, कि मैं हर बार ये उम्मीद रहती थी अब किया जाएगा, अब किया जाएगा, पर नहीं, बेकार है। तो क्या कहना चाहेंगे? और देखो, इस उम्र में ये सारी चीज़ें हो जाना नॉर्मल तो नहीं है। हाँ, मेरे को मतलब यूपीएससी के 2-2.5 साल बाद ही हो गया था और फिर इंसुलिन लगने लगा था। और एक मेरा पॉइंट ये भी है कि भाई अगर आपको तैयारी करनी है तो राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर ना ही आए। माहौल ईमानदारी से बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप देखोगे हर 10 कदम पे एक सिगरेट की दुकान है। ठेकों पे ऐसी भीड़ लगी रहती है शाम के टाइम जैसे कोई लंगर बट रहा हो या भंडारा हो रहा हो। मैं अपना डायबिटीज़ का टेस्ट, एक बात बताता हूँ, डायबिटीज़ का टेस्ट कराने मैं गया पूसा रोड पे अपना, कि वो ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं और फिर शाम को रिपोर्ट देते हैं। तो ऐसे ही एक नॉर्मल मैंने बात करी टेस्ट कलेक्शन वाले से कि सबसे ज़्यादा टेस्ट किसके होते हैं, किस चीज़ के होते हैं। मैं शॉक हो गया सुन के, हो गया था सबसे ज़्यादा टेस्ट होते हैं प्रेगनेंसी के। एक बार केमिस्ट पे गया मैं, तो मैंने उससे पूछा भाई ये वाली दवाई है डायबिटीज़ की? कह रहा नहीं है। मैंने कहा तो बड़ी कॉमन मेडिसिन है। मैंने कहा तुम बेचते क्या हो? यार भैया सारे उठ पटांग सामान ही मिलते हैं यहाँ पे 8 बजे के बाद। ये जवाब दिया उसने। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि अगर आपको तैयारी करनी है तो आप दिल्ली ना आएँ, आपके पैसे भी बचेंगे और आप अपना घर से तैयारी कर सकते हैं। अगर 1-2 साल अगर किसी को देने भी हैं तो दे दें। करियर झोंकना इज़ नॉनसेंस आज लगता है।
आज मुझे पता है कि ये वीडियो अगर कोई देखेगा भी तो या तो लोग दुख से रिलेट करेंगे या फिर मुझे ही बेवकूफ़ साबित करने में लग जाएंगे कमेंट बॉक्स में। मैं इस चीज़ को पूरा समझता हूँ क्योंकि कोचिंग एक कल्ट होता है, एक शब्द होता है इंग्लिश में कल्ट, मुझे इसका थोड़ा हिंदी नहीं पता। तो उस कल्ट में जैसे बाबाओं के कल्ट होते हैं, उन लोगों को समझ नहीं आता, उनको लगता है उनके बाबा ही भगवान है। ऐसे ही यूपीएससी में उनको लगता है कि इनके टीचर ही भगवान है, इनका टीचर ही पेपर निकलवा देगा। तो ये टीचर्स भी कल्ट बनाने की कोशिश करते हैं, पूरा एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चूसा जाए इन बच्चों से। अच्छा, उसमें कई लोग आपको भी बोल सकते हैं कि आप नहीं हुए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यूपीएससी ही छोड़ दो, यूपीएससी में आजमाओ ना। नहीं, आजमाओ 1-2 साल, ये तो सभी कहते हैं, मेरी मदर ने भी शायद यही बोला, 1-2 साल आपको देने दो, ग्रेजुएशन के बाद दो और आप निकलो फिर अपना फटाफट से। पर दोस्त, जितना आसान इसमें घुसना है ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा इससे बाहर निकलना है। तो ये 1-2 साल अटेम्प्ट करना, ये लगता है कि 2 साल बाद ये लगेगा कि एक और अटेम्प्ट दे देता हूँ, 3 साल बाद लगेगा, अब तो 3 साल लगा दिए, अब एक और दे देता हूँ, देखो हमारी लाइब्रेरी में चौथे अटेम्प्ट में हो गया, मेरा भी हो जाएगा। तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। ये बस बातों की बात होती है कि 1-2 अटेम्प्ट दे दो, इस गड्ढे से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसमें गड्ढा भी बंदा खुद ही कूदता है और बाहर निकलने की कोशिश भी अपना मन मार लेता है कि अब तो मैंने नोट्स बना लिए, अब थोड़ा सा ही सब्जेक्ट बचा है, चलो मेरा प्रीलिम्स हो गया, करके देखते हैं। पर उस चीज़ इट डज नॉट मेक सेंस। अच्छा, ये एक सवाल और है कि आप कहाँ तक पहुँचे थे, कौन से स्टेज तक पहुँचे थे इसमें? मैं थोड़ा सा मतलब नोट्स बनाने में मैं थोड़ा एक्सपर्ट था, तो मैं मेंस की तैयारी ज़्यादा करता था, तो मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ एक बार भी। पर क्योंकि मेंस के लिए तैयारी ज़्यादा कर रहा था, ये एक मेरे से गलती हुई। और आपके आंसर राइटिंग ठीक हो गई थी। हाँ, लेकिन वो स्ट्रेटजी नहीं बन पाई प्री निकालने की कि क्या कैसा करना है। हाँ, ये एक बड़ा फैक्टर रहा कि प्रीलिम्स पे ध्यान नहीं दिया, जबकि एडवाइस मिली हुई थी कि प्रीलिम्स पे ध्यान देना, इतना मजाक वाला खेल नहीं है। और इस बार का आपने पेपर देख ही लिया। पता है, लोगों को ऐसा लगता है कि इस बार का पेपर बड़ा टफ है, लेकिन हर 2-3 साल में यूपीएससी झटका देता ही देता है। ये एक उसका ट्रेंड रहा है। जब भी कोई कोचिंग सेंटर वाला ये बोलने लगता है ना कि मैंने स्ट्रैटेजी क्रैक कर दिया यूपीएससी प्रीलिम्स की, उसी साल वो झटका देता है। तो इतना दुखी भी नहीं होना अगर कोई अटेम्प्ट दे रहा है तो कि इस साल का पेपर मुश्किल था, अगले साल हो जाएगा। अगले साल यूपीएससी कुछ और कर देगा, और इस साल भी तो उतना ही बच्चे सेलेक्ट हुए जितने उनको चाहिए, अगले साल भी वो कर लेगा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स जोड़ के। तो ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है। ठीक है दोस्त, सारी बातें हमने कर ली हैं, हर प्रकार की चीज़ें कर ली हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से हमने यही जाना है कि देखो, सफल भी बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन असफल जितने व्यक्ति होते हैं वो कहीं ना कहीं जो टारगेट होता है वो अचीव नहीं कर पाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वो यूपीएससी नहीं कर पाए तो कहीं और कैरियर नहीं सुधार सकते हैं, और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कर लेता है, लेकिन लेट हो जाता है। अब जैसे मम्मी ने अभी आप बात की थी कि अभी तक यदि कहीं और कैरियर बनाते तो कहीं ना कहीं सेट हो जाते, तो ये बात जो थोड़ी गिल्ट करती है कि लेट हो गया। नहीं, गिल्ट बहुत ज़्यादा करती है क्योंकि द वर्ल्ड इज़ अनफॉरगिविंग। हमें ये समझना पड़ेगा। अगर आपने कहीं पे भी 6 साल 10 साल 4 साल कहीं लगाए हैं, एम्प्लॉयर पहला सवाल यही पूछेगा। हम भी कोशिश करते हैं, मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी कोशिश करती है लोगों की, यूपीएससी वालों की जॉब लगवाने के लिए। एम्प्लॉयर का पहला क्वेश्चन रहता है, भाई गैप ईयर का क्या करूँ। लोग अपने 2-2 महीने का हिसाब रखते हैं, जो स्मार्ट लोग होते हैं, कि मेरे 2 महीने का भी ये रेज्यूमे में गैप ना दिख जाए। यहाँ यूपीएससी वाला 4, 6, 8 साल गैप लेके आता है, और कोई एक्सेप्ट करने के लिए उसे रेडी नहीं है। आपके सपने थे जी, आप अपने सपने जियो, फिर नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा जवाब मिल जाता है ऑर्गेनाइजेशन से कई बार, हमें भी, जबकि बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, इंटरव्यू तक गए हुए बच्चे होते हैं, उन तक के लिए हमें जवाब सुनना पड़ता है जब हम उनकी जॉब लगवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्त, सारी बातें हमारी हो गई हैं। जो भी आपके डाउट रह जाते हैं और जो भी आप पूछना चाहते हैं तो इनका और भी इंटरव्यू कर सकते हैं, क्योंकि इनने तो सब बता दिया है सच, और सच हमेशा कड़वा भी होता है। तो बुरा भी लगेगा कई लोगों को, अच्छा भी लगेगा कई लोगों को। आपकी राय जो भी रहे कमेंट करके बताइएगा, और हम उसको पूरा अगले वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।